23 मई की शाम को चुनाव अभियान थम गया। चुनाव के ऐलान होने के साथ ही चुनाव प्रचार का आगाज हुआ। राजनीतिक दलों को लगभग 76 दिनों का वक्त मिला अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए, अपने पक्ष में माहौल तैयार करने के लिए। सभी दलों के दिग्गजों की अगर मैं बात करूं तो इस चुनावी जोर आजमाइश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार नंबर 1 रहे। खूब मेहनत की, देश भर में बेहिसाब रैलियां, रोड शोज किए। दूसरी पार्टियों के किसी भी नेता की तुलना में उन्होंने सबसे ज्यादा रैलियां और रोड शोज की। आंकड़ा आपको बताता हूं। नरेंद्र मोदी चुनाव के ऐलान के साथ ही मोर्चा संभाल चुके थे, मैदान में उतर चुके थे। 16 मार्च को इलेक्शन डेट अनाउंस हुआ था। आपको याद होगा कि 15 से 17 मार्च के बीच नरेंद्र मोदी का साउथ इंडिया का शेड्यूल लगा था। 15 से 17 मार्च के बीच उन्होंने दक्षिण भारत के 5 राज्यों में जनसभाएं की। फिर वेस्टर्न यूपी से अपने चुनावी अभियान की औपचारिक शुरुआत की मेरठ से, और पंजाब के होशियारपुर में उन्होंने आखिरी चुनावी रैली से अपने अभियान का अंत किया। दूसरे चरण की वोटिंग तक प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस नेताओं पर बढ़त हासिल कर ली। उसके आगे भी लगातार उन्होंने एज बनाए रखा। मैं ये चुनाव प्रचार रैलियों, रोड शोज के लिहाज से यह आंकड़ों के नजरिए से कह रहा हूं। सिर्फ अप्रैल महीने में उन्होंने 68 चुनावी रैलियां और रोड शोज की, जबकि कांग्रेस के 3 बड़े नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे सभी ने मिलाकर के लगभग 63 चुनावी कार्यक्रम किए। मौसम तो आप देख ही रहे हैं, आसमान से आग बरस रही है। ऐसे मुश्किल हालात में भी 73 साल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन 76 दिनों में जो प्रचार कर रहा था, लगभग 206 चुनावी कार्यक्रम किए। उसमें रैलियां हैं, रोड शोज हैं और उस तरह के छोटे छोटे आयोजन भी। इसके अलावा उन्होंने लगभग 80 मीडिया चैनलों और अखबारों को इंटरव्यूज दिए। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पिछले चुनाव का रिकॉर्ड तोड़ दिया इस लिहाज से 2019 के लोकसभा में या चुनाव में पार्टियों को प्रचार के लिए 68 दिनों का वक्त मिला था। उस समय प्रधानमंत्री मोदी 145 रैलियों के जरिए अपना प्रचार अभियान पूरा किए थे। उनकी तुलना में राहुल गांधी इस बार भी बहुत पीछे नजर आते हैं। जो आंकड़ा है 2024 की चुनावी रण में 53 साल के राहुल गांधी इन 76 दिनों में रैलियां, रोड शोज कुल मिलाकर के 107 चुनावी कार्यक्रम कवर किए। इस बीच उन्होंने लगभग 100 मीडिया कर्मियों से बात की, मगर आधिकारिक रूप से केवल एक ही इंटरव्यू दिया था। प्रचार के मामले में उनकी बहन प्रियंका उनसे थोड़ा आगे दिखी। उन्होंने 55 दिनों में 108 जनसभाएं की और 6 इंटरव्यूज दिए। वे पूरे चुनाव के दौरान मीडिया कर्मियों से लगातार संवाद करती रही। प्रियंका गांधी को भले ही रायबरेली और सुल्तानपुर के आसपास महदूद कर दिया गया था, लेकिन कांग्रेस के राजनेता और कांग्रेस के कार्यकर्ता मानते हैं कि उनको प्रचार में देश भर में अगर ले जाया गया होता, कुछ राज्यों में गई भी वो, लेकिन और अधिक उनका इस्तेमाल हुआ होता तो कांग्रेस के लिए बेहतर होता। स्टेट वाइज अगर रैलियों को देखें आप तो प्रधानमंत्री मोदी की सबसे ज़्यादा जो रैलियां रहीं, या यूं कहिए कि उनका फोकस जो सबसे अधिक दिखता है वह 31 रैलियों के साथ उत्तर प्रदेश में दिखता है। उत्तर प्रदेश में उन्होंने 31 रैलियां की और उसके बाद बिहार का नंबर आता है जहां नरेंद्र मोदी ने 20 रैलियां की। महाराष्ट्र 48 सीटों का राज्य है, 19 रैलियां। पश्चिम बंगाल 42 लोकसभा सीटों का प्रदेश है, 28 चुनावी कार्यक्रम नरेंद्र मोदी ने वहां किए। इस बार अपने गृह राज्य गुजरात में उन्होंने कम समय दिया, सिर्फ 6 रैलियां की। 26 सीटों का राज्य है। प्रधानमंत्री मोदी के बाद बीजेपी में सबसे ज्यादा चुनाव प्रचार करने वाला कोई दूसरा नेता है तो गृह मंत्री अमित शाह वे दूसरे नंबर पर आते हैं। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो उन्होंने इस बार 188 रैलियां और रोड शोज की। एक अनुमान के मुताबिक पूरे चुनाव के दौरान अमित शाह ने करीब 1 लाख किलोमीटर से अधिक की यात्रा की।
वो इस बीच पार्टी के दूसरे कार्यक्रमों में भी शिरकत करते रहे। चूंकि पार्टी के चाणक्य हैं तो चुनावी प्रबंधन, टिकट का बंटवारा, बाकी जरूरी इंतजाम, यह सब कुछ उनके जरिए ही चलता रहा। इसलिए वह भी एक बड़ा जिम्मा है, उत्तरदायित्व अमित शाह का। वहां भी उन्होंने अपनी ऊर्जा और समय लगाया। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने भी पसीना बहाया। उन्होंने लगभग 73 रैलियां की और रोड शोज कुल मिलाकर के। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी खूब मेहनत की। उन्होंने लगभग 61 चुनावी कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। डायमंड हार्बर में रोड शो के साथ ही ममता बनर्जी ने अपना चुनावी अभियान क्लोज किया। यह आंकड़े इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको इस बात का अंदाजा हो कि नेताओं ने अपने स्तर पर कितनी दूर तक और कितनी देर तक जाकर के जनता से संपर्क किया और अपनी पार्टी के हक में जनमत या माहौल तैयार करने की कोशिश की। अब यह जो 6 चरणों की वोटिंग हो गई है, एक चरण बाकी है, तो मैं यही कह रहा हूं कि 90% चुनाव हो गया है, लेकिन 100% फैसला लगभग तय हो चुका है। आगे कुछ और मसलों पर चलें चुनाव के। चर्चा में हम कुछ मेहमानों को लाना चाहते हैं। सुधांशु मित्तल जी बीजेपी की तरफ से आज नुमाइंदगी कर रहे हैं। सुधांशु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। आखिरी दौर का मतदान है, एग्जिट पोल भी कल आ जाएंगे। एग्जिट पोल अमूमन नतीजों के आसपास होते हैं। दोनों तरफ की अपनी अपनी कयासबाजियां हैं, दावे भी अपने अपने हैं। जो आपका प्रतिपक्ष है वो ये कहता है कि इस बार चूंकि चुनावी मुद्दे मजबूत बीजेपी के पास नहीं रहे, कोई मजबूत नैरेटिव नहीं रहा। 14 में एक जनाक्रोश था मनमोहन सिंह के खिलाफ, 19 में एक राष्ट्र की भावना थी बालाकोट हमले के चलते, 24 अलग है, नतीजे अलग होंगे। यशवंत जी, पहली बात तो जो आपने आंकड़े दिए मेहनत कशी के, वही आंकड़े कुछ भविष्य का परिदृश्य जो है वो भी दिखाते हैं। देखिए, जितनी मेहनत नरेंद्र भाई और अमित भाई ने करी है, वो दिखाता है 2 चीजें जो मेरा हमेशा राजनीति में मानना है कि राजनीति में जनता की नुमाइंदगी करने के लिए 2 चीजें बहुत जरूरी है। नेतृत्व करने के लिए वो है आंख में स्वप्न और पेट में आग।